Hello, friends, a very warm welcome, and let's try to get some new concepts, ideas, and perspectives for understanding that what is given in the newspaper of the day. So, हम पहले बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड एंड इंडिया, if they are going to have a defense pact to mute rising Indo-Pacific threat, here it means they refer to China. तो डीपर स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है इंडिया और न्यूजीलैंड का, दैट आई एग्री. प्लीज डू चेकअप द न्यूजीलैंड का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, एंड डू चेकअप देयर इंपॉर्टेंट सिटीज, एंड ऑल्सो इंडो पैसिफिक में बाकी भी आप देखिए. सो एंटी इंडिया एक्टिविटीज वी विल नॉट, इंडिया सेज वी विल नॉट अलाउ इट टू हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज. वी नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज हमें करना है अपने डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को, और कोऑपरेशन करना है डिफेंस इंडस्ट्री सेटअप में. और दूसरा कीवर्ड क्या है? पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज व्हाट इंडिया फॉलोज एंड नॉट पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म. दूसरा, इंडिया एंड न्यूजीलैंड बोथ स्टैंड फॉर डेमोक्रेटिक एंड ऑल्सो म्यूचुअली पॉजिटिव पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स. बाकी मैंने चर्चा की थी पहले ही कि वो डेयरी प्रोडक्ट और सारी बातें जो हमने कल बात की थी उसका आगे चल रहा है. नाउ कल भी हमने चर्चा किया था जिसमें हमने रघुराम राजन सर का एक आर्टिकल की हमने बात की थी कि कैसे डॉलर यूएस सेज की हमारी लाइबिलिटी है किस सेंस में, लेकिन एक्चुअली में है नहीं. अब ऐसे ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज टर्न्ड हिज फोकस ऑन द यूएस डॉलर. ही ब्लेम्स स्ट्रॉन्ग डॉलर फॉर यूएस मैन्युफैक्चरिंग वोज एंड वांट्स टू करेक्ट इट. लेकिन अब यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत ही समराइज फॉर्म में हम देखेंगे कि व्हाट मेक्स द यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग. तो पहली बात, यूएस कैपिटल मार्केट की जो डेप्थ है, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, एंड जो डेमोक्रेटिक वहाँ पर जो क्रेडेंशियल्स हैं. दूसरा उसके बाद है जो वर्ल्ड का, यू नो, इनफैक्ट न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स मोस्ट मोस्ट आई शुड से डीपली मेच्योर कैपिटल मार्केट है, फाइनेंशियल एवेन्यू है. और उसके बाद जो है इट सेट्स द ट्रेंड फॉर द होल वर्ल्ड. तो ये सारी बातें हैं. तो इसीलिए जो है वो डॉलर जो है वो रहेगा. और डॉलर एक दिन में नहीं हुआ है, ये बहुत सारे पॉलिटिकल एंड देन इकोनॉमिकल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल सारे फैक्टर्स की वजह से ग्रोथ हुआ है. रिसेंट तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज ऑफ टैरिफ एक्शंस एंड सो फोर्थ. सो दैट्स हाउ इट इज. बाकी आप सिर्फ इसको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से सिर्फ देख सकते हैं. दूसरा, अ, हम देख रहे हैं कि जैसे हमने कल भी व्हेन वी वर टॉकिंग विद वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, जब हमने बात की थी डुओपोली की, जिसमें जोमेटो और स्विगी की बात है और उसमें रैपिडो भी आना चाहता है. ऐसे ही यहाँ पर एक गिग आइडिया की बात है कि अर्बन कंपनी हैज स्टेप्ड इनटू क्विक कॉमर्स विद ट्रायल सर्विस इन मुंबई कॉल्ड इंस्टामेट्स. सो ये जो है ऐप प्रॉमिस करता है, द होम सर्विसेज ऐप प्रॉमिसेस टू सेंड वर्कर्स फॉर जॉब्स लाइक कुकिंग प्रिपरेशन, यूटेंसिल क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड मॉपिंग विद इन 15 minutes at an introductory charge of just 49 rupees per hour. 249 से इसको कर दिया. तो फर्स्ट इट इज द फर्स्ट टू ऑफर दिस फैसिलिटी. स्नैपडिट ने ऐसा ही किया है, माई दीदी डॉट कॉम ने ऐसा ही किया है, बट कुडंट जनरेट इनफ डिमांड. तो अब आप देखिए कि आप सोचिए आने वाले टाइम में क्या क्या और चीजें ऐसे हो सकती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे लाइफ को और सुटेबल बना सकता है. देन, हाउ मच रियल स्टेट कैन यू बाय विद यूएस $1 million? एक बात हो रही है, आप देखिए कि कितना आप खरीद सकते हैं साइज इन स्क्वायर मीटर्स. 1 million यूएस डॉलर्स में आप देखिए मोनाको, हांगकांग और लंदन, लॉस एंजलिस, पेरिस, सब जगह देखिए. और फिर आप देखिए मुंबई एंड देन इंडिया एंड बेंगलुरु. दिस इज जस्ट एन आइडिया दैट कैसे रियल स्टेट्स वर्क करते हैं. तो दिस गिव एन आइडिया अबाउट मेट्रोपॉलिटन और ऊपर से अर्बन डेवलपमेंट एंड सो फोर्थ, यू कैन से. प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए और वो कॉन्फिडेंटली बढ़ना चाहिए. कंजम्पशन बढ़नी चाहिए. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा इवनली स्प्रेड होना चाहिए. एंड पुअर क्लासेस मस्ट मूव बियॉन्ड हैंड टू माउथ. ये सारी बातें होनी चाहिए, इसी पे इन्होंने चर्चा की है. और जो स्टैटिस्टिकल डेटा का जो रिवीजन है वो टाइमली होना चाहिए. और जैसे उन्होंने बात की कि अगर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो ग्रो होना चाहिए. और वो जीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, हमने रोज बात की है, तो वो बढ़ भी रहा है और उसे बढ़ाना भी है. और वो गैप कम होना चाहिए समय के साथ. दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो जिस तरीके से मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो बनाई है, और जिसके लिए हम चाहते हैं कि हम पैसा लें और फिर उसको स्प्रेड करके करें, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो प्राइवेट सेक्टर स्प्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी भी चाहिए, और बूम होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, उससे डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड होगी तो फिर उसके बाद सप्लाई भी उसी हिसाब से हम कर्व करके क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक और कीवर्ड भी है, डबल डिफ्लेशन मेथड। तो मेथड तो आपको नहीं जानना है, लेकिन आपको पीपीआई यानी परचेज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो हमारे हमने इकोनॉमिक सीरीज में भी जिसकी चर्चा की है, वो आपको देखना पड़ेगा। और जीडीपी डिफ्लेटर, ये भी प्रीलिम्स के अंदर आ चुका है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर एज सच हमें कॉन्सेप्ट के तौर पे पता होना चाहिए। ये हमारे सामने है कि भाई कैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि 16.35 लाख करोड़ बैड लोन्स हमने पिछले 10 साल में राइट ऑफ किए हैं। अब वो ना मिलेंगे ना कुछ होगा, हमने जिंदगी आगे बढ़ा दी। जो ईपीएफओ ने 21.6 मिलियन क्लेम्स जो है वो ऑटो मोड में सॉल्व किए। दिस इज एन अमेजिंग थिंग। ऐसे ही 28,000 से ज्यादा इंसॉल्वेंसी प्लेयर्स इन्वॉल्व हुई हैं, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए को हमने रिजॉल्व करवाया। तो कितने अमेजिंग पॉइंट्स हैं ये। 90% रिडक्शन इन ट्रेन एक्सीडेंट्स इन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में 90% से ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो गए हैं। तो ये आप अपने मेंस के एग्जाम में या फिर आप अपनी प्रिपरेशन में भी मोरल बूस्ट के तौर के ऊपर इनको देख सकते हैं। अगेन सेम थिंग, जो इंटर्नशिप स्कीम है, जिसको प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम मोबाइल एप्लीकेशन जो अभी लॉन्च किया गया, उससे पहले भी ये स्कीम आई, और इसमें हमने नेशनल एक मूवमेंट की तरह इसको चुराने की बात की। उन्होंने कहा है कि 300 कंपनियों के अलावा बाकी सबको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज ये हमें एक बेयोंसी के तौर के ऊपर पूरे सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा है कि वो फ्रेश एप्लीकेशन मांग रही है, और 1 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, मोर देन 325 कंपनीज, मोर देन 7 इन कवरिंग 735 डिस्ट्रिक्ट्स, वी वांट टू डू दैट। सो दिस इज एन अमेजिंग थिंग। अगेन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे बहुत हाई पेइंग जॉब्स होंगी, बट देन फ्रॉम अनएम्प्लॉयबिलिटी टू स्किल डेवलपमेंट एक ये अच्छा मूव है, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। देन अगेन कंटिन्यूइंग द सेम थीम एंड टॉपिक, चाइना लेज आउट प्लान्स टू रेज इनकम। मैंने इस पे बात भी की थी कि चाइना कैसे चाह रहा है कि वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाए, और उसके बाद जो है वो इनकम को अपनी रेज करे, एक्सटर्नल जो डिपेंडेंस है उसको और कम करे, और वो चिल्ड्रन मतलब अपनी जो उसकी जो सोसाइटी है उसको और ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बनाए। और पेड लीव सिस्टम जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि चाइना इज गोइंग टू अप्लाई दिस मोर स्मार्टली। और ग्लोबल सीईओज इंक्लूडिंग क्वालकॉम्स Cristiano Amon and Saudi Aramco's Amin Nasir will travel to Beijing for an annual gathering of top executive। तो ये चाइना जो चाहता है, चाइना का जो प्लान है वो अपनी जगह कर रहे हैं। चाइनीज पॉलिसी मेकर्स आर इनकम्प्लीट रिकग्नाइजिंग दैट जो इनकम में जो रिकवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इनकरेज पीपल टू बूस्ट स्पेंडिंग, और वो उस चीज के पीछे सिंसियरली कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व दैट, क्योंकि अब समय बदल रहा है, एंड चाइना डेफिनेटली इज फार अहेड देन इंडिया इन मेनी वेज। ये भी बहुत अच्छा एक अपने आप में डिबेट है कि रेगुलेशन कांट बी रिजिड इन डिजिटल स्पेस एज इट कीप्स इवॉल्विंग एट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेस। बिल्कुल सही बात है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दे हैव फाइनली रियलाइज्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ पुशिंग फॉर एन एक्स एंटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट इन डिजिटल स्पेस। उन्हें समझ में आया, क्योंकि वी आर विटनेसिंग वेरी फास्ट इवोल्यूशन, जैसे एआई का यूज आ रहा है। सो इट कैन नॉट बी रिजिड। रैपिड एडवांसमेंट्स आर देयर एंड देयर implications आर देयर टू बी सीन ऑन द मार्केट बिहेवियर। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता आज आपने कानून बना दिया और उसको फिर आप बाद में उसको अप्लाई करते घूम रहे हैं। तो ड्राफ्ट डिजिटल बिल 2024, it has been seen lot of opposition because of its preventive approach, which aims to anticipate and curb anti competitive conduct before it occurs। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आप पहले, यही बात है, एंटी इसकी जो अप्रोच है वो उस पर क्वेश्चन उठाया गया। करंटली जो है रेगुलेटर इज अप्लाइंग ऑन द एक्स पोस्ट अप्रोच, वेयर एक्शन इज टेकन आफ्टर एन एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड। अभी क्या है, पहले होता है उसके बाद आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो फंडामेंटल क्वेश्चन यही है कि प्री एम्प्टिव रेगुलेशन क्या बेस्ट वे है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एक्स एंटी रेगुलेशन इज दैट डिजिटल सेक्टर इज फार टू हिटेरोजेनस। वो एक जैसा नहीं है, वो फार बहुत ज्यादा डिस्क्रीट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और वो डिवाइडेड भी नहीं है, बिग टेक वर्सेस स्मॉल टेक, फॉरेन वर्सेस डोमेस्टिक प्लेयर्स। मार्केट डायनामिक्स बहुत वेरी करते हैं, प्लेटफॉर्म्स का इन्फ्लुएंस है, किसी का ज्यादा किसी का कम, फ्लूइड है। इसीलिए अगर आप एक्स एंटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना देंगे, या तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या फिर वो इनोवेशन को रोकेगा, या फिर वो रियल कंसर्न्स को नहीं देखेगा। तो इसीलिए जो है
हमें देखना पड़ेगा कि होम ग्रोन हमारी जो फर्म्स हैं वो किस तरीके से कॉम्पिटिटिव और प्रो मार्केट बिहेवियर को थ्राइव करें। हमें देखना पड़ेगा मोनोपोलिस्टिक और जो बाकी ऐसी जो टेंडेंसीज हैं जिससे मार्केट स्टिफल होता है वो ना हो। So that is why we have been studying digital competition laws in यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन लेसन यही है कि उनको रेप्लिकेट ना करते हुए हमें लिमिटेशन समझते हुए हमें आगे करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत अच्छा लास्ट के 2 पैराग्राफ्स हैं मेंस के लिए बहुत अच्छे हैं कि जो सीसीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक्स पोस्ट अप्रोच दिखाता है विद कंटिन्यूस अपडेट्स एंड मे बी मोर इफेक्टिव रूट। So in 2024 alone, 42 antitrust cases were brought before the commission with detailed investigation ordered in it. This means that regulator has demonstrated its ability to tackle anti-competitive behavior without the need for a rigid ex-ante frame. तो ये बहुत अच्छा खुद ही क्रिटिकली पूरा एक नोट समझाया है। यू कैन ऑलवेज मेक योर ओन पॉइंट्स। हमने कल भी इस पे चर्चा की थी कि फार्म सेक्टर को जो रियल में थ्रेट है वो ओवर स्टेटेड है। हमने बात पहले भी की है कि क्या टैरिफ हो सकता है। यूएस चाहता है कि हम अपने जो फार्म सेक्टर है उस पर उतना ही टैरिफ लगाएं जितना यूएस है। उसके बाद यूएस का लेकिन कंसर्न दूसरा है। यूएस के लिए जो लाइवलीहुड्स हैं वहाँ फार्मर्स की, वो कोई जीने मरने का प्रश्न नहीं है, वो सिर्फ एक वोट बैंक और वो अपने आप को थ्राइव करने का है। हमारे यहाँ जबकि ऐसा नहीं है। सो इंडिया बहुत इसलिए हाई टैरिफ इम्पोज करता है और इंडिया का मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। इंडिया के फार्मर्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट भी हैं। तो ये सारे फैक्टर हमने पहले भी चर्चा की है। आर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, क्वालिटी कंट्रोल एक तरीके का नॉन टैरिफ बैरियर है कि क्वालिटी के नाम के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज या फिर बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड हमारे ऑर्डर्स को रोके, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ। So quality control orders are mandatory quality standards notified by central government departments. तो स्पेसिफिक क्वालिटी बेंचमार्क हमने डिसाइड कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में, और वो सेलिंग से पहले उस पर आना चाहिए जैसे कि बीआईएस होता है। तो कंप्लायंस जो है वो टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसको करता है। और इंडिया ने ऐसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को इशू किया है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्टील्स और टेक्सटाइल्स में। इससे हम और ज़्यादा हम फेवरेबल होंगे। तो अब वही बात है कि व्हाई इंडिया इज इशूइंग सो मेनी सच ऑर्डर्स, क्योंकि डेवलप कंट्रीज रेगुलेट करते हैं प्रोडक्ट्स को, जैसा मैंने कहा। वो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों पे ऐसा करते हैं। तो इसीलिए इंपोर्ट ड्यूटी जब जब कम आएंगी, इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो गई तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैव बिकम द की मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स। तो आप नॉन टैरिफ बैरियर के तौर पे इसको देख सकते हो। आपके आपने ड्यूटी तो फ्री कर दिया या आपने ड्यूटी बहुत थोड़ी लगाई, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है फिर भी आप उसको रोक सकते हो। तो ये एक तरीके से कुछ क्रिटिकली कहना है बिजनेसेस का कि ये जो है अपने आप में नॉन ट्रांसपेरेंट बैरियर है और इस सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करेगा। जैसे कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर स्टील के ऊपर लगाने से स्टील सप्लाई में शॉर्टेजेस हो गई है। इससे काफी इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ा। ऑर्डर मिसयूज हो सकते हैं, चाइना ऐसा करता है। China uses pre-registration and factory inspections to delay import approvals. इंडिया में बीआईएस फैक्ट्री इंस्पेक्शंस लैक क्लियर टाइमलाइंस। सो इंडिया को भी चाहिए कि जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं वो जेन्युइनली क्वालिटी को इंप्रूव करें रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग। और ये एसेंशियल है क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहेंगे, एफिशिएंट रहेंगे और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस से अलाइन करेंगे तो हम भी वियतनाम की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। और कैसे कर सकते हैं स्ट्रीमलाइन, जैसा मैंने बोला कि इसमें टाइमलाइन होना चाहिए, उन प्रोडक्ट पे होना चाहिए जो प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर द मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स। दूसरा जो है एनओसी शुड नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट्स आउटसाइड क्यूसीओ कवरेज। तो इंडिया ने बोला है कि एनओसी जो है सारे स्टील ग्रेड्स के लिए है, जबकि रेगुलेशन तो सिर्फ देयर आर ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टील ग्रेड्स। उसके बाद प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरीके से मैन्युफैक्चर होने चाहिए कि वो गुड इन्वायरमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड और मैनेजर प्रैक्टिस भी दिखनी चाहिए। तो ये स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोअर इंपोर्ट्स, नैरो ट्रेड गैप, ये अपने आप में कमेंट है। मेंस में जनरल स्टडीज पेपर 3 में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे, आपको समझाना पड़ेगा कि इंपोर्ट जब आपका लो होगा, लोअर इंपोर्ट्स नैरो ट्रेड गैप। तो इंडिया ट्रेड गैप हैज नैरोड डाउन the lowest in over 3 years as imports fell because global trade uncertainties और यूएस टैरिफ्स की वजह से। तो इसीलिए इसमें इसमें डेटा दिया गया है। डेटा पे मैं नहीं जाऊंगा इतना, लेकिन आप सिर्फ इतना देखिए कि अगर यूएस के साथ भी बात होती है, किसी के साथ भी बात होती है, तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो इस तरीके से बढ़ना चाहिए कि हमारा ना सिर्फ ग्लोबल शेयर बढ़े। आप देखिए जीडी कितना हमारा वर्ल्ड ट्रेड में शेयर है, मर्केंडाइज में कितना शेयर है, आप प्रीलिम्स के हिसाब से आप उसको भी देख सकते हैं। और आप ये भी देखिए कि इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो दिए हुए हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम एंड ज्वेलरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये की ड्राइवर है हमारे लिए। तो मेजर इंपोर्ट्स अगर मान लो हमारा
सस्ते में आता है, लोअर इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट भी, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्ट्स तो हमें इंपोर्ट करने ही करने हैं, तो फिर आपको देखना है कि हम अपने इंपोर्ट कॉस्ट को कैसे लो कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट। नासा क्लोजेज ऑफिसेज, ले ऑफ स्टाफ। तो अब ये अपने उसका एक यू नो यूएस में जो चल रहा है, और जिसमें द गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट जो आपकी चाहती है कि किसी भी तरह का जो रेशनलाइजेशन हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में और कोई भी गवर्नमेंट खर्चे में, सो कॉल्ड एफिशिएंसी आ सकती है, तो उस पर्पज से है ये। तो इट इज नथिंग टू डायरेक्टली डू विद हाउ इंडिया इज ऑपरेटिंग, हाउ इसरो इज ऑपरेटिंग। वी हैव गॉट अ वेरी स्ट्रीमलाइंड एंड वी हैव गॉट अ वेरी प्रोसेस्ड आइडिया एंड एटीट्यूड एंड अप्रोच। तो ऑफिस ऑफ द चीफ साइंटिस्ट यहाँ पे क्लोजर कर दिया है। चीफ साइंटिस्ट वर्क एज एन एडवाइजर टू नासा, कॉल द एडमिनिस्ट्रेटर, providing independent assessment and advice on all science-related matters. The office was also NASA's public-facing branch on science. So Catherine Calvin, a climate scientist, was appointed to the position in 2022. So this is not the first time the office of chief scientist has been discontinued. 1982 में इसको क्रिएट किया गया था, और इसको पहले भी ऐसा किया जा चुका है। तो पॉइंट यही है कि these are ongoing changes. Donald Trump is trying to create a new system, try to create a new idea. तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। माइक्रोलाइटिंग का मतलब यही है कि अगर आप सोचे धरती पर जीवन कैसे बना, तो माइक्रोलाइटिंग जो थ्योरी है वो आपकी मिलर उरे हाइपोथेसिस को क्वेश्चन करती है, जिसमें कहा गया था कि धरती 4.6 बिलियन ईयर अगो जब बनती है, तो उसके पास बहुत सारे केमिकल्स का मिक्सचर था, लेकिन कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं थे जिनके अंदर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स हों। क्योंकि ये बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल और बाकी कंपाउंड्स के बनाने में। दैट इज हाउ वी से दैट द साइंटिस्ट इन 1952, दैट इज केमिस्ट स्टेनली मिलर एंड फिजिसिस्ट हारोल्ड उरे, दे शोकेस्ड कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अमीनो एसिड्स नीडेड फॉर लाइफ कुड फॉर्म विद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक गैसेस। तो उन्होंने क्या किया, लाइटनिंग बोल्ट दिखाया ओशियन की तरफ या पानी की तरफ, इससे केमिकल रिएक्शन हुआ, और मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये जो है इससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्रिएट हुए। तो नई स्टडी लेकिन ऐसा कहती है कि ऐसा नहीं है। वो कहती है कि माइक्रोलाइटिंग यानी कि जो माइक्रो, एक तरीके से पानी की फुहार मान लीजिए आप। वाटर ड्रॉपलेट जब वो डिवाइड होते हैं तो दे डेवलप अपोजिट चार्जेस, लार्जर ड्रॉपलेट्स आर पॉजिटिव चार्जेस, स्मॉलर वंस आर कैरिंग नेगेटिव वंस। तो इसलिए जब अपोजिटली चार्ज ड्रॉपलेट्स पास में आते हैं उससे स्पार्क बनता है। उस स्पार्क को आप माइक्रोलाइटिंग कह सकते हैं, और उनका कहना है उसी से नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जो इनका मिक्सचर होता है, तो इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, साइनाइड, ग्लाइसिन एंड यूरेसिल। तो आप इनको एग्जैक्टली देख सकते हैं। प्रीलिम्स में ये आ भी सकता है कि जब धरती पे जीवन शुरू होता है तो कौन से केमिकल्स, कौन सी गैस, कौन से कंपाउंड्स, एकदम बेसिक चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि कैसे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने जब म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरोप को अपना खुद संभालना पड़ेगा और यूरोप को सुधारना पड़ेगा, यूरोप हमारे पे डिपेंडेंट है, और तो ये सारे चर्चा जब हुए थे तो उस पे ही ये एक तरीके का यूरोप एंड द न्यू अमेरिका पे चर्चा की गई। हम पहले भी बात कर चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और डॉक्टर बैनिट फ्रैंक स्पोक टू द इंडियन एक्सप्रेस द साइलेंस ऑफ द रायसेना डायलॉग, जो अभी चल रहा है। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारे पॉइंट्स हमने पहले चर्चा की, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात हो रही है, इससे हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखना है। इंडिया अपने जो स्ट्रैटेजिक अप्रोच को लेके चल रहा है, इंडिया ने ना यूक्रेन का अगेंस्ट बोला, रशिया हमारा लॉन्ग टर्म एलाई है, यूरोप के साथ भी हमारे रिलेशन, तो वी आर एक्चुअली इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कस्प लाइक सिचुएशन, बट वी हैव टू बी मोर पावरफुल, वी हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट। तो वो चीजें हम उस पर वर्क कर रहे हैं। 3 दिन पहले हमने डॉकिंग अनडॉकिंग कैपेबिलिटी की चर्चा भी की थी इंडिया के स्पेस मिशन में। वो हमें पावरफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डॉकिंग जो प्रोसेस है, जिसमें 2 फास्ट मूविंग स्पेसक्राफ्ट जो है वो सेम ऑर्बिट में आ जाते हैं और आसपास भी आ जाते हैं और फाइनली वो जुड़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से कार्टून या जैसे हम देखते हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कि वाह अमेजिंग। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो फ्यूचर मिशन हैं उसके अंदर हमें देखना है कि हम कैसे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में लेके जाएं। तो ये कैपेबिलिटी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा नर्व रेकिंग इवेंट है, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हमें मतलब बहुत एक्साइटिंग और बहुत इंथुजियास्टिक इवेंट है। चंद्रयान 4 जो डिज़ाइन किया गया है, जो लूनर सॉइल भी लेके आएगा, वो डॉकिंग अनडॉकिंग प्रोसेस को यूज़ करेगा। तो ये सारी की सारी बात की गई है, इसी चीज़ की चर्चा है। और पहले आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर की जब रेस होती, यूनाइटेड स्टेट्स पहला कंट्री था जिसने 1966 में ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया। नासा का क्रूड मिशन जेमिनी 8 मैनुअली डॉक किया गया था। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात हुई।
फर्स्ट ऑटोनॉमस डॉकिंग वेयर स्पेसक्राफ्ट फाइंड इट्स टारगेट एंड अटैचेस बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एस्ट्रोनॉट्स और कमांड फ्रॉम द ग्राउंड, उसको रशिया ने दिखाया था 1967 में। चाइना उसके बाद एक कंट्री है जिसने ये कैपेबिलिटी कैरी की 2011 में, जब उसका शंझोउ 8 एयरक्राफ्ट डॉक विद द थियांगोंग 1 स्पेस लेबोरेटरी। ए ईयर लेटर कंट्री डेमोन्स्ट्रेटेड इट फर्स्ट क्रूड स्पेस डॉकिंग, जब उनके एस्ट्रोनॉट ने मैनुअली जो है सेम स्पेस लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। तो इंडिया अपने आप एक कॉलोनी होते हुए भी, और जिसका सब कुछ लूट लिया गया हो, लूटने की कोशिश की गई हो, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपने दम, अपने कौशल, अपने कॉन्फिडेंस के दम पे ऐसा करना, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग, एंड डेफिनेटली प्रीलिम्स में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब सोलर की हमने पहले भी बात की है कि इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स हैं, इंडिया को अपना जो टारगेट्स है उसके ऊपर इंडिया को होना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। और इंडिया उसके लिए दो तीन चीज़ें कर सकता है। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया जो इंपोर्ट रिलायंस है उसको थोड़ा कम करे। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, जो सामने भी बात है कि इंडिया जो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करना चाह रहा है पहले से बहुत ज़्यादा, तो उसको जो है डिस्कॉम्स भी खरीदें, और उसके बाद पूरा प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन होकर चले। अडानी जी का भी अभी आंध्र प्रदेश और अभी ये मुद्दा हुआ था, अगर हम बात करें। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे गैप हैं, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डेवलप नहीं है, हो रहा है। रिन्यूएबल पावर एक बार जब जनरेट हो जाती है एक स्टेट में, तो दूसरी स्टेट में उसको ले जाना, वहाँ पे प्रोजेक्ट का टेक ऑफ करना, ये बहुत ज़्यादा एक अभी हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इंस्टॉल कैपेसिटी, पोटेंशियल, और जो लास्ट में आप ये देखिए कि सोलर का शेयर कितना है। जो शेयर है सोलर का, वो सोलर शेयर इन द जनरेशन जो है और बढ़ना चाहिए, उस तरीके से हमें देखना है इसको। तो इसीलिए आप पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव देखिए, चाइना पे हमारी रिलायंस देखिए, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। साथ में जो सोलर एनर्जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बाकी जो बॉडीज हैं, वो कैसे चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं, कैसे हमारा जो गोल है कि हम इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से, साथ साथ में हम टेंडर हो या फिर ऑक्शनिंग है या फिर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे इनोवेटिव तरीके से चीज़ों, तो ये सारी चीज़ें आप सोच के अब जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे टेक्निकल डेटा को ना देखते हुए आप ये देखिए कि हमने कैसे टैरिफ को रखा है, कैसे डब्ल्यूटीओ से लड़ते हुए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, और वी विल प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट इन दैट। इंडिया प्लान्स टू टेक ओवर लोकल पोलियो सर्वेलेंस फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। तो ये एक तरीके से अब हमारा कमिटमेंट है, डब्ल्यूएचओ के साथ हमने शुरू से किया है। तो इंडिया हैज बिकम पोलियो फ्री इन 2014 एंड इट्स प्लान टू हैंड ओवर द वर्क टू इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडीएसपी, ये हमने यहाँ पर देखा, आईडीएसपी आप पढ़िए, और आईडीएसपी में आप देखिए और कौन सी डिजीज आ सकती है। प्रीलिम्स में आराम से आता है कि कौन सी डिजीज हमेशा के लिए एलिमिनेट हो गई है, कौन सी डिजीज कहाँ रह गई हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। दिस इज अगेन अ रिकरिंग थीम। आरबीआई बैंक्स को बोल रहा है कि यू अडॉप्ट एआई, तो लेकिन एआई का मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटेड जो है अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो उनके स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस को भी वो करे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है और उसके बाद एटीएम हो गया फेलियर हो जाता है, या फिर कोई चार्ज गलत लग गए, या फिर अलर्ट्स ठीक से नहीं आते, तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। यूएस विल फाइंड इट हार्ड टू वॉक द टॉक, फेस वर्स्ट रिसेशंस ऑफ माई लाइफ टाइम। तो ये अब वही बात है कि कहना इनका यही है कि जैसा डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं तो उससे यूएस इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाएगी, और अमेरिका ग्रेट नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी, मनी जो है घूमता रहेगा। सॉल्यूशन है, आप अपनी स्पेंडिंग को कम करें। हमने पहले ही बात की थी, ओवर स्पेंडिंग तो बहुत ज़्यादा है, और यूएस फेडरल रिजर्व के पास भी ऑप्शन बहुत कम है। तो ये कह रहे हैं मैं सिल्वर में, गोल्ड से पहले इन्वेस्ट करूंगा, और चाइना जो है डेफिनेटली इट इज मूविंग ऑन, एंड इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, दैट्स व्हाट वी हैव सेड। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी मैन्युफैक्चरिंग हमारी अगले डिकेड में जब हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट करेगी, तब इंडिया की बात ही कुछ और। इंडियाज कैपेसिटी फॉर हार्मिंग इटसेल्फ वही सेम, उसका दूसरा एक ये प्रारूप यहाँ पर है। और मेक इंडिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ऐसे नहीं हो पाएगा। और हाई टैरिफ्स के अलावा बाकी जो इश्यूज हैं, जो अपने फ्रेंड्स और एलाइज के साथ भी जो बिहेवियर है, वो उन्हें लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा। स्टील, एल्युमिनियम और बाकी हमने कल परसों भी चर्चा की थी कि इंडिया से क्या क्या एक्सपोर्ट होके जाता है, खासकर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो हमें, हमारे लिए ज़्यादा वो नहीं है। बाकी जो यूएस कर रहा है रिटेलिटरी एक्शन जो है, चाइना भी करेगा, ब्राजील भी करेगा, कनाडा भी कर रहा है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इट इन द लॉन्गर रन, एंड वी हैव टू सी द स्पेस। हम स्पेस को देखेंगे कि क्या अलग और चीज़ हो सकती है।
अब कर्नाटका में जो नए एक प्रोजेक्ट की बात है, एक नया प्रोजेक्ट वहाँ पर पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक किन्नी बविकरी विलेज इन कर्नाटका, जो उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अभी लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, एंशियस हैं, वो सोचते हैं कि हमारा फिशिंग, हमारा लाइवलीहुड सब खत्म हो जाएगा। केनी बीच के ऊपर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन वही उठता है कि आप जब तक पोर्ट क्रिएट नहीं करेंगे, आप जब तक इकोसिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, ये हॉन्नावर पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इसके लिए कटिबद्ध है कि उसको आगे बढ़ना है, सब्सिडरी ऑफ हैदराबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जीवीआर इंजीनियर्स लिमिटेड। तो यानी पोर्ट जो है वो इस्चुरी, फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स, बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इको सेंसिटिव एरिया, इन सब चीज़ों को देख के ही होगा। गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू यू नो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, कोस्टल जो हमारे रेगुलेशंस हैं उन सबको देख के, और बाद में आप ये देखिए कि जो लोग हैं, लोकल लोगों की जो जीवन और जो उनकी कल्चर है उसको एकदम थ्रैश करके तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो 2012 में दे दी गई थी, और उसके बाद वो एक्सपायर भी होगी 2024 में। तो आप देखिए कि मतलब पॉलिटिकल चीज़ें किस हद तक चीज़ों को रोक के भी रखती हैं, उसके लिए फिर हमें पैसा भी चाहिए। तो फिशिंग कम्युनिटी को और ज़्यादा लाइफ उनकी अच्छी हो सकती है, और लोकल अथॉरिटीज उनको कन्विंस कर सकते हैं, जैसा कि हमने भोपाल गैस के केस में भी देखा था। तो दैट्स हाउ इट्स अगेन रिमेनिंग, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आप मेंस में जरूर लिख सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट प्रॉपरली काम करता है और उसके बाद चीजें होती हैं। कैंसर थेरेपी, कैंसर स्टेट सेंटर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, केमोथेरेपी 4-6 बेड्स। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक एम्बिशियस पूरा सिस्टम को ले आउट कर रही है। इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इन दैट डायरेक्शन। फिर वही है कि आईजीआई एयरपोर्ट्स को वर्चुअल डिस्प्ले कियोस्क यहाँ पर हो गए, 24/7 लाइव वीडियो सपोर्ट टू 3D मैप्स। क्योंकि हम देखते हैं क्योस हो जाता है, और उसके बाद जो है जो फ्लायर्स हैं दे गेट इनटू प्रॉब्लम, देन इट इज अ काइंड ऑफ एन स्टेप फॉर मॉडर्नाइजेशन, फॉर विजिटर मैनेजमेंट एंड हैसल फ्री ट्रेवल। सेंसेशनल कवरेज प्रोसीड्स हिंडर फ्री एंड फेयर डिस्पोजल ऑफ जस्टिस, ये बिल्कुल सही बात है, हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी कि इसके लिए बात वही है कि आप रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करें। आप जो है साथ में स्ट्रिक्टली पिनलाइज करें जो एक्सेस होता है। और फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज और थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेस के लिए, लेकिन वो एक आइडिया को सप्रेस करके या एक थॉट को सप्रेस करके नहीं आप कर सकते। तो ये कुछ थॉट्स हैं कि कैसे हो सकता है। तो उसके लिए जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में जो जुडिशियल लिटरेसी है, या इंडिया में जो जुडिशियल अवेयरनेस है, वो भी बहुत थोड़ी है। उस चीज को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, स्कूल के लेवल से ही कुछ चीजें आ जानी चाहिए। तो क्लिक बेट को हमें प्रमोट नहीं करना है, सैंक्टिटी को बना के रखना है। और ये कोई इंस्टाग्राम कल्चर नहीं है कि आपने कुछ भी कह दिया। और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो नेचुरल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लाइव रिकॉर्डिंग में है तो यू गोना मेक समथिंग, यू नो यू गोना परफॉर्म अननेचुरली। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, बाकी फ्री जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए। और वही हमें आगे चल के हमारे पूरे फेथ को, हमारे पूरे सिस्टम को कंटिन्यू करेगा। नीतीश कटारा बहुत पहले का ये केस है। और देखिए अब ये एग्जांपल आप ले सकते हैं कि हाउ ब्यूरोक्रेसी एट टाइम्स बिकम लेथार्जी और हाउ इट इज ओवरबर्डन। कोर्ट का कहना है जब तक आपको कंटेम्प्ट का थ्रेट नहीं दिया जाएगा आप केस पे डिसाइड नहीं करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे सरकार को डंडा मारना पड़ता है, तब सरकारी जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, ये सिटीजन के राइट्स को बचाने की बात है। अगेन वायलेंस हिट काकचिंग में स्किल ट्रेनिंग जब खोला वहाँ के कलेक्टर ने, कलेक्टर रोहित आनंद, तो काकचिंग डिस्ट्रिक्ट जो है, काकचिंग एक फैसिलिटी खोली उन्होंने। और आप कह सकते हैं कि मणिपुर के अंदर एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और हमने पहले भी बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए हैं। तो उन्होंने कॉलेज को देखा, उसके बाद सेंटर्स को देखा, उसके बाद जो है चीज़ों को प्रमोट किया। तो आई थिंक दिस इज टू बी अप्रिशिएटेड। Haryana allocates 5,000 crore for 2,100 मंथली एड टू वुमेन, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर तो आपने बता दिया, लेकिन अब इसको एक्चुअली आप कैसे ग्रास रूट लेवल के ऊपर वुमेन की लाइफ में चेंज लेके आएंगे, ये नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। पर अपने आप में ये एक एस्पायरिंग और पॉजिटिव स्टेप है।
पेरियार ने तमिल भाषा को बार्बरिक लैंग्वेज कहा, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा, आप उसको समराइज नहीं कर सकते। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट और लिंग्विस्टिक प्राइड की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कैसे आप लैंग्वेज को सिर्फ बिना रीजन के, बिना उसके अस्तित्व को समझे आप मत वो कीजिए। उन्होंने लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म या प्राइड को उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने रेस, रिलीजन और कास्ट को उस एंगल से देखकर रिजेक्ट किया। उन्होंने तमिल स्कॉलर्स जो भक्ति लिटरेचर या फिर एंशियंट ट्रेडिशंस हैं, जिन जिनके अंदर अगर पॉजिटिव एलिमेंट्स नहीं है, तो उनको उन्होंने डिस्करेज किया। लेकिन उन्होंने बहुत ही ब्लंट और प्रोवोकेटिव अप्रोच ली डेलिबरेटली इस बात को, ताकि लोगों को अटेंशन लिया जा सके। और यहाँ पर वो नाम है जैसे विडुतलाई डेली जो था, ये नाम प्रीलिम्स में आ सकता है। तो पॉइंट ये है कि पेरियार वॉज स्टैंडिंग फॉर सोसाइटी। तो सोसाइटी के एलिमेंट सोचकर आप देखिए कि कैसे संस्कृत हो चाहे तमिल हो चाहे कुछ भी हो, वो उस चीज के लिए नहीं थे, वो सही बात के लिए खड़े हो रहे थे। तो उनको हम ट्विस्ट नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है या मेंस में भी पेरियार पे आता है, तो उसी पर्सपेक्टिव से आएगा। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड एनजीटी ऑर्डर हॉल्टिंग कंस्ट्रक्शन एट ओरोविले टाउनशिप। तो उन्होंने कहा नीड टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन राइट टू डेवलपमेंट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। ये एग्जांपल है, ओरोविले बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल करके देखिए। और साथ में यहाँ पर आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद अपने समय और समाज के हिसाब से चीजों को बैलेंस करने की बात करते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट केस याद रखिए, और आप डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल